स्टूडेंट्स ये 12th केमिस्ट्री और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंतर्गत हम देख रहे थे मोनोहेलो एल्केन्स और उसी मोनोहेलो एल्केन्स के अंतर्गत अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोहेलो एरीन्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, मोनोहेलो एरीन्स है। अब यहां 2 मिनट हम चर्चा करते हैं कि जो नाम मैंने कहा है यहां मोनोहेलो एरीन्स, तो 2 मिनट ये एरीन्स को पकड़ो। पहले एरीन्स क्या है, यहां एरीन्स से क्या समझोगे आप? एरीन्स का मतलब यहां पे है एरोमेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। और एरोमेटिक शब्द आ जाता है यहां ने ये बना हुआ एक विशेष शब्द से जिसका नाम है एरोमा। और एरोमा का मतलब होता है विशिष्ट गंध, यानी इसके अंतर्गत ये वो पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर कुछ अलग प्रकार की गंध आती है, उस गंध को एरोमा कहते हैं और एरोमा के आधार पर नाम रख दिया गया है एरोमेटिक। और एरोमेटिक किसे कहेंगे, ध्यान रखना यहां पे सबसे पहली बात, ये बंद चक्र वाले होंगे। क्या होंगे? बंद चक्र। अगली बात, ये समचक्रीय होंगे। क्या होंगे? कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि विषम चक्री के एग्जाम्पल्स नहीं है, बिल्कुल है। पेरिडीन उसका एग्जाम्पल है, समचक्री। और खास बात, विषम संख्या में पाई बंद, लेकिन एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। विषम संख्या बोल दिया तो आप बोलेंगे एक भी तो विषम है, एक नहीं, चक्र ही नहीं बनेगा एक में, तो तब आपको मालूम है विषम संख्या एक से बड़ी मतलब 3 से लेके। तो आपके पास में जैसे यहां पर कार्बन की कोई श्रृंखला है, ये मैंने यहां भी लगा दिया, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी लगा देंगे, 6 बंद लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा आपको। यहां विषम संख्या में पाई बंद होना चाहिए। और मूलतः देखा गया है कि एक सिंगल बंद तो अगला डबल बंद, फिर अगला सिंगल तो अगला। तो बेंजीन जो हम आज पढ़ने वाले हैं C6H6, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से ही है। और इन सब में क्या लगाना, ये डबल, फिर छोड़ के फिर डबल, फिर छोड़ के फिर सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। तो हमारा जो टारगेट है वो C6H5 है, जिसको हम बेंजीन कहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड R क्या होता था, एल्किल होता था ना, तो ऐसे ही यहां पे 6 कार्बन ना करके क्या कर दूं मैं, लेकिन 5 कर दूं तो एक बंद खाली आ जाएगा, जिसको फेनिल कहते हैं या बेंजिल कहते हैं। जैसे इल आ जाता है ना एक हाइड्रोजन निकलने पे, तो यहां पे यही क्या है, फेनिल है और यही बेंजिल है। तो जब मुझे कुछ जोड़ना होगा, इसके बाद यदि मैं Cl जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, फेनिल क्लोराइड या बेंजिल क्लोराइड। जो भी जोड़ना होगा वो मेरे ऊपर है। अब बात आती है, हमारा जो टारगेट है कि ऐसे अगर आपके पास में एरोमेटिक यौगिक है और उसमें एक हाइड्रोजन हट जाए, एक हाइड्रोजन और एक कोई हैलोजन परमाणु आ जाए, तो एरीन्स तो वो था, तो मोनोहेलो क्या हुआ, एरीन्स हुआ। अभी आपने पढ़ा था मोनोहेलो एल्केन, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोहेलो एरीन्स। लेकिन आज के लेक्चर में केवल हम इस बेंजीन की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बेंजीन के उपजात की भी बात करेंगे। इसका मतलब यह होता है कि बेंजीन रिंग तो तब भी रहेगी, पर छोटा मोटा कुछ एक एक्स्ट्रा हो सकता है। जैसे कि यह बेंजीन रिंग है, अब यहां निकल गया भाई टॉलुइन, आखिर काय से बना है वो, बेंजीन से बना है ना, हम इसको भी शामिल कर रहे हैं। एग्जाम में जैसा पूछा जाएगा आप उतना जवाब दे देना, ठीक है। तो अब हम लेके चलते हैं स्टेप टू स्टेप, जैसा कि हमारी आदत रही कि हम किस तरह से ऑर्गेनिक को पढ़ते हैं। पहले हेडिंग, उसके बाद हम देखते हैं मेकिंग प्रिपरेशन, उसके बाद देखते हैं केमिकल रिएक्शन, और फिर देखते हैं उसके यूज। तो हम यहां देखने जा रहे हैं अब सबसे पहले आज के जो लेक्चर में वो है क्लोरोबेंजीन और उसके उपजात का
मेकिंग प्रिपरेशन यानी बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियां जो है वो यहां आप देख रहे हैं ग्रीन बोर्ड में, यहां 7 विधि आपके सामने है, और भी है, इसकी कुल 19 विधियां हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैं लेकर जो चल रहा हूं वो कितनी है, 7 है। बाकी आपके बीएससी और एमएससी लेवल पे है, तो उनकी यहां हमको जरूरत नहीं है। अब देखें, उसमें पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, अगली है बेंजीन से कैसे बनाते हैं, नेक्स्ट टॉलुइन से। टॉलुइन में आप देखो 2 भाग मैंने बना दिए हैं, वो हम एक्सप्लेन करते समय बताएंगे कि क्यों 2 भाग बनाए हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, फिनॉल से, हुंसडीकर की विधि और रेशिंग की विधि। अब विदाउट कंपटीशन जाए तो आपके लिए A1, A6 और A7, ये किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए उसमें जो एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको A1, A6, A7 कंफर्म बनना चाहिए। लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं या हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन की, तो इसमें कुछ काटछाट होता ही नहीं। यहां पे हर एक पॉइंट उतना ही मजबूत है जितना कि कोई खास हो, सब मजबूत है, कुछ भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब सबसे पहले प्रयोगशाला विधि, यानी प्रयोगशाला में कैसे बेंजीन क्लोरोबेंजीन को बनाया जाए। लेकिन जब मैं इसको प्रयोगशाला में बता रहा हूं तो पहले ही मैं इतना डेवलप कर दूं कि वो एक अकेला पॉइंट यदि आपका 4 नंबर का लिखने को आ जाए, ठीक है, एक अकेला पॉइंट कि भाई आपको क्लोरोबेंजीन के बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो और 4 नंबर में करना, तो फिर आप कैसे लिखेंगे, क्या उसका रूप होना चाहिए, वो कंप्लीट मैं इसी लेक्चर में शामिल कर दे रहा हूं। ठीक है, यानी वो खुद अपने आप में एक बड़ा लेक्चर हो गया। कौन सा, ये। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं। तो ये है मोनोहेलो एल्केन एरीन, जिसमें क्लोरोबेंजीन और उसके जो उपजात होते हैं उसके बनाने की विधियों की बात हो रही है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसके बनाने की विधि में सबसे पहले है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में इसको कैसे बनाया जाता है, तो किसी भी चीज को बनाना हो तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं आवश्यक पदार्थ। वो क्या होते हैं, आवश्यक पदार्थ। क्या क्या हमको लेना है किसी भी चीज को बनाने के लिए, क्या लेना है, ये। दूसरी बात, परिस्थितियां कैसी होंगी, परिस्थितियां कैसी लेनी, टेम्परेचर कितना लेना है, दाब कितना लेना है, उत्प्रेरक कौन सा लेना है, ये परिस्थितियां कहलाती। ठीक, और तीसरी बात होती है इसकी प्रोसेस यानी कि क्रिया विधि। फिर लास्ट पॉइंट होता है क्या, क्रिया विधि। और क्रिया विधि के बाद हमको प्राप्त हो जाते हैं क्या, उत्पाद। किसी भी केमिकल रिएक्शन में यही तो होता है कि आपने क्या लिया, कौन सी परिस्थितियां लिए और उनके बीच में आखिरकार हुआ क्या, और उत्पाद जो प्राप्त हुआ वो क्या है। इसके लिए बात करते हैं हम प्रयोगशाला विधि, क्या बनाना चाहते हैं हम, क्लोरोबेंजीन। तो इसके लिए आपको लेकर चलना पड़ेगा सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या लेके चलना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेके चलना पड़ेगा। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता क्या है पहले समझ लें। C6H12 और इतने भाग को हम कहते हैं एजो, और ये पीछे आ गया कौन, सी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पहले से बना बनाया आप यूज कर सकते हैं, या तो चाहे तो प्रयोगशाला में बना भी सकते हैं। प्रयोगशाला में अगर आप उसको बनाना चाहते हैं तो एनिलीन से बनाना पड़ेगा। किससे बनाएंगे आप, एनिलीन पे क्रिया करेंगे आप, किसकी, अमोनिया की। किसकी उपस्थिति में, HCl की उपस्थिति में। ठीक, एनिलीन। अब एनिलीन क्या होता था, C6H5NHH, ये होता है एनिलीन। इस एनिलीन पर इस पे किससे क्रिया करना पड़ेगा हमको, एक तो क्रिया काय की, HCl के लिए, इसीलिए क्योंकि आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लाना चाहते हो कि नहीं पहले, यानी क्लोराइड आएगा ना यहां पे, तो क्या एनिलीन में क्लोराइड है क्या, तो कुछ तो ऐसा लोगे जहां पे क्लोरीन हो, तो आपने क्या ले लिया,
क्लोरीन लाने के लिए। लेकिन डाइएजोनियम में कितने नाइट्रोजन हैं? आपके पास कितने हैं? तो क्या कोई ऐसा यौगिक और नहीं होना जिसमें नाइट्रोजन होना चाहिए? लगेगा ना कोई अमोनिया या नाइट्रस अम्ल ले लेते हैं। नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या है? देखो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, और एक होता है HNO2 नाइट्रस अम्ल। तो मैं लेके चलता हूं नाइट्रस अम्ल, इसका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा बना लेते कैसे। HON डबल बॉन्ड O, ये वास्तव में HNO2 है पर उसको मैंने तोड़ करके ऐसे लिखा है, लुईस संरचना। क्लियर है? यानी पहले बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड अगर आपको प्राप्त करना है तो आप पहले क्या करेंगे? ये क्या है बताओ? ये है एनिलीन। इस एनिलीन पे किसकी क्रिया कर रहे हैं आप? ये कौन सा अम्ल है? नाइट्रस अम्ल है, और यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनकी जैसे ही आप क्रिया करते हैं आपको क्या प्राप्त होने वाला है ये देखना है। यहां से ये जो इतना पार्ट है, ये 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और ये 4, कितने हुए? 4। और ऑक्सीजन कितना? एक ऑक्सीजन ये वाला और एक ऑक्सीजन ये वाला, कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 हाइड्रोजन और 2 क्या बनाएंगे? सिंपल। तो ये जो है इस तरह से ऐसे करके इन्होंने क्या बना लिया? तो इन्होंने बना लिया 2 मॉलिक्यूल बना लिया किसका? H2 का। अब बच क्या रहा है? C6H5N। अब देखो ये N बचा है तो डबल बॉन्ड N, और ये Cl बचा तो सिंगल बॉन्ड C6H5N2Cl, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस प्रयोगशाला विधि में इस स्टेप को आप करें ये अनिवार्य नहीं है, क्योंकि प्रयोगशाला विधि में डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पर फिर भी मैंने बता दिया कि वो कैसे आया होगा। ठीक है, तो हमारे आंसर में इसको शामिल करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी कोई तकलीफ नहीं। अब सुने क्या समझ गया कि हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होना चाहिए। ठीक, अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये N2 गायब हो जाए बस, और कुछ नहीं। क्या गायब हो जाए? अगर ये N2 गायब हो गया तो C6H5Cl बचा कि नहीं बचा? आगे ना क्लोरोबेंजीन अपना, यानी अपना टारगेट क्या है? अब क्या गायब करूंगा यहां से मैं? वो कैसे गायब करना है ये बस देखना। तो प्रयोगशाला विधि में ये वाला पॉइंट आप बोले या नहीं बोले इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना बस पता होना चाहिए कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आखिर किससे लाए हो आपने? एनिलीन से लाए। ये बात ध्यान रखना, जो लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं ऑर्गेनिक कितने भाग हैं? 5 हैं, जिसका चौथा पार्ट है नाइट्रोजन युक्त यौगिक। नाइट्रोजन युक्त यौगिक मुझे ज्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, मैं इसलिए यहां टाइम ले रहा हूं क्योंकि नाइट्रोजन युक्त यौगिक एनिलीन है कि नहीं बताओ? तो क्या ये एनिलीन का केमिकल रिएक्शन नहीं है क्या भाई? एनिलीन पर नाइट्रस अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि भी हो गई और एनिलीन का केमिकल रिएक्शन भी हो। और देखो नाइट्रोजन इसमें भी हो, नाइट्रोजन, तो क्या ये दोनों नाइट्रोजन युक्त यौगिक नहीं है ना? यही तो फिर से आएगा ना वहां पे, तो वहां बस यही कहना पड़ेगा कि लेक्चर नंबर इसमें आप इसको देखें। तो वहां ध्यान रखना ये रिएक्शन फिर से नहीं बताया जाएगा आपको, तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी ये इतना टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं, भले ये इसका मुख्य पार्ट नहीं है लेकिन हमारे चौथे यूनिट का मुख्य पार्ट है। ठीक है, क्योंकि टाइम वहां हमको बचाना पड़ेगा। चलो अब मैं लेके चल रहा हूं कि फाइनली बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते। तो आपके अंदर लेकिन थीम पैदा हुई कि नहीं? क्या करोगे आखिरकार? N2 को गायब करने का प्रयास करोगे, और N2 को गायब करने के लिए कुछ तो करोगे, तो क्या करना है वो देखो। चलो तो ये है C6H5N डबल बॉन्ड NCl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक, अब इस पे किसकी क्रिया करें जिससे कि ये N2 गायब हो जाए, और कंप्लीट प्रोसेस क्या होगी?
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने आसवन पढ़ा है सबने, आसवन। आसवन में जो गोल पेंदी वाला फ्लास्क होता है, उस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में सबसे पहले आप CuCl और HCl ले लेना। क्या ले लेना? CuCl यानी क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेना। अब जैसे ही उसको कितना लेना है देखो, 12.5 ग्राम और यानी कुल मिला के 25 ग्राम। आधा CuCl और आधा क्या लेना है आपको? HCl। इतना ले लेना है और मिश्रण बना के गोल पेंदी वाले फ्लास्क में उसको रखना है। और गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ऊपर से ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है हमारे पास में, उसको बूंद बूंद करके गिराते जाओ। जब आप बूंद बूंद करके गिराते जाएंगे तो वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एक साथ नहीं गिराना, ध्यान रखना, धीरे धीरे करके। जब यहां क्रिया करने वाला किससे? CuCl प्लस HCl। तो इतना जो पार्ट होता है बहुत ही अच्छा अवशोषक हो जाता है, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। तो यहां से ये नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा, और जब रिमूव किया तो बना C6H5Cl, यानी ये इसका काम है। यहां पे एक बात बताओ, नाइट्रोजन का जोड़ना क्या है? नाइट्रीकरण, नाइट्रोजनीकरण। लेकिन ये निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है? यहां विनाइट्रोजनीकरण हो रहा है। यानी प्रयोगशाला विधि कौन सी क्रिया है? विनाइट्रोजनीकरण की क्रिया है। किसकी उपस्थिति में होती है? CuCl प्लस HCl की उपस्थिति में। ठीक, ये दोनों कितनी मात्रा में मिलाते हैं हम? आधा आधा, 10-10 ग्राम, 20-20 ग्राम, 30-30, दोनों को जितना मिलाना हो दोनों को हम आधा आधा मिलाते हैं। अब बात आती है कि इससे ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो भी जाता है, ये प्राप्त हुआ कितने अंश सेल्सियस पे प्राप्त हो रहा है? और ऐसा होने के बाद, क्योंकि ये किससे बन के आया था बताओ? जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जब आया होगा, लेकिन जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना था तो साथ में पानी भी बनता था कि नहीं? तो क्या उसके साथ कुछ नमी हो सकती है ना? और अगर कुछ नमी होगी तो उसमें क्या करेंगे? उसका हम कैल्शियम क्लोराइड, जो यही बहुत ही अच्छा क्या है? निर्जली कारक है। ये क्या निर्जली? इसका यूज करेंगे तो अगर कुछ पानी की मात्रा रही होगी तो पानी को क्या कर लेगा? या अवशोषित, जिसको हम शुष्क आसवन भी कह सकते हैं। लिख दिया हो कि क्या करते हैं? शुष्क, और 132 अंश सेल्सियस पर आश्वित हो जाता है कौन? क्लोरोबेंजीन। यानी 132 अंश सेल्सियस पे क्लोरोबेंजीन आपको मिलेगा, क्योंकि वो उसका क्वथनांक है। तो बहुत इजी है। अब जब एग्जाम में मात्र अगर 2 लाइन लिखना अलग बात है, लेकिन अब उस आंसर को सुनो जो आपको पूरा एक कंप्लीट लिखना है एग्जामिनेशन पे। ठीक है, यहां से आंसर स्टार्ट करता हूं, उतनी बातें इसमें शामिल होंगी जितनी आपको एग्जाम में लिखना है। मान लो 4 नंबर का आता है, तो क्वेश्चन कैसे आएगा पहले सुन ले सेपरेट। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए निम्न बिंदुओं पर। उसमें पहला बिंदु लिखा रहेगा आपका रासायनिक समीकरण, दूसरा बिंदु लिखा रहेगा चित्र, तीसरा पॉइंट रहेगा कार्यविधि। हो सकता है चौथा यूज भी हो उसमें। तो सुने, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जब लिखेंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिखना, 2 लाइन लिखना उसमें। आप लिखेंगे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर, अभी पूरी कहानी नहीं लिखोगे, ये पूरी कहानी नहीं लिखना है। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर 60 अंश सेल्सियस ताप पर CuCl प्लस HCl की क्रिया कराई जाती है, जिससे कि विनाइट्रोजनीकरण की क्रिया होती है और क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इतना ही लिखना है, और उसके बाद आप इसमें, ठीक, अब आप कोई लाइन जोड़ना चाहें कि ये जो था नोट में अगर लिखना चाहें कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एनिलीन पर नाइट्रस अम्ल और HCl की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, और नहीं भी लिखे तो आपका कोई आंसर यहां गलत नहीं होगा, जरूरी नहीं है। उसके बाद रिएक्शन ये वाला लिखेंगे आप। इस रिएक्शन को लिखने की इतनी आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आप ये रिएक्शन एक लाइन का जो आया आप ये लिख देंगे। इसके बाद विधि बताएंगे।
कार्यविधि, चित्र कैसे बनाओगे? जो आसवन का बनता है, गोल पेंदी वाले एक फ्लास्क का थर्मामीटर कीप बना देना, साइड से एक संघनित निकाल देना, कॉनिकल फ्लास्क रख देना, कुछ नया नहीं है मतलब उसमें, ठीक है। सुनो लिखोगे कैसे? सर्वप्रथम गोल पेंदी वाले फ्लास्क में 12.5 ग्राम CuCl और 12.5 ग्राम HCl लेते हैं, ठीक है। और गोल पेंदी वाले फ्लास्क में ऊपर पे एक फनल लगी होती है जिस पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, जिसे बूंद बूंद करके इसमें गिराते हैं और गर्म करते हैं। 60 अंश सेल्सियस ताप पर जो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है वह क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित होने लगता है और आसवन के द्वारा, तो आसवन ही तो होगा ना, जब इसकी वाष्प बनती है तो ये वाष्पीकृत होने के पश्चात यह संघनित्र से गुजरता है और जब संघनित्र से गुजरता है तो यह द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप सीधे लिखें आश्वित होता है, बस आश्वित होता बोले मतलब सारी कहानी वहां पर शामिल हो गई है। 60 अंश सेल्सियस पर आश्वित होता है, किंतु हो सकता है कि इसमें जल की कुछ मात्रा रह गई हो, उस मात्रा को हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है जो एक अच्छा निर्जलीकारक है, जो H2O को क्या करेगा, अवशोषित कर लेता है। और उसके पश्चात पुनः आसवन किया जाता है शुद्धिकरण के लिए और 132 अंश सेल्सियस ताप पर आसवन के द्वारा जो आश्वित पदार्थ प्राप्त होता है वो होता है शुद्ध क्लोरोबेंजीन, यानी शुद्धिकरण भी शामिल कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट है। वो आने के बाद आगे और क्या लिखोगे? पॉइंट्स पूरे। उपयोग, अगर उपयोग पूछा है तो उपयोग पे जाएंगे, नहीं पूछा है तो हम जबरदस्ती आंसर को बड़ा नहीं करेंगे। तो क्लियर है वाली बात? तो कैसे लिखना है ये भी क्लियर हो गया आपका, नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट, जिसमें हमको टाइम लगेगा, बाकी पॉइंट्स में हमको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो फाइनल ये पॉइंट क्लियर है, ठीक। अब हम देखते हैं हमारे शीट में जो बनाने की विधियां हैं उसका पॉइंट नंबर A2। तो इस पॉइंट नंबर यदि हम A2 की बात करते हैं तो क्या है A2 में, किससे बनाना है आपको? बेंजीन से। तो बेंजीन से कहने का मतलब है आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब इसमें करना है, सीधी सी बात है, क्लोरीनीकरण। FeCl3 की उपस्थिति और साथ ही साथ अंधेरे। क्लोरीनीकरण की जब भी बात आती है तो आपको अच्छे से पता है कि दो कंडीशंस होती हैं। यदि कम हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है तो अंधेरा कमरा, और यदि ज्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना है तो फिर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति रहेगी। अब चूंकि हम बनाना चाहते हैं क्लोरोबेंजीन, एक ही तो क्लोरो लाना है, तो इसीलिए क्या है, अंधेरे कमरे। और होना कुछ नहीं है, ये जो H है वो ये क्या बना लेगा, HCl। और क्या प्राप्त हुआ फाइनल आपको देखें, डायरेक्ट लिख दें ऐसे, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। बहुत सिंपल है। यानी इसमें आंसर आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि बेंजीन पर क्लोरीन की क्रिया FeCl3 की उपस्थिति में अंधेरे कमरे में करने पर धीमी गति से क्रिया होती है और प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा, यहां पे क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन क्रिया के द्वारा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये आपका आंसर नंबर 2। फिर हम देखेंगे आंसर नंबर 3। तो हम देखते हैं यहां पर आंसर नंबर 3, लेकिन आपने देखा होगा कि इस आंसर में टॉलुइन से बनाना है, पर ये क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना है, उपजात बनाना है। अब बात आती है कि टॉलुइन से बनाना है, टॉलुइन होता क्या है। तो टॉलुइन में ये कंसेप्ट ध्यान रहे, ये है आपके पास में टॉलुइन। और आप ये बात भी अच्छे से जानते हो, यदि मैं इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर बनाता तो यहां पर क्या है,
है ना। अब बात यहां आती है कि मैं इसमें क्या करना चाहता हूं, टॉल्यूइन में क्लोरीनीकरण फिर से, लेकिन इसके पहले मैंने बेंजीन पर किया था, तो आपने देखा कि इसमें यही तो हाइड्रोजन, रिंग में ही तो हाइड्रोजन है। लेकिन अब बात आती है कि जब आप क्लोरीन दोगे और टॉलुइन को दोगे, ध्यान देना इस पॉइंट्स पे, जब टॉलुइन को आप दोगे तो खास बात क्या आएगी, यहां तो हाइड्रोजन है ही रिंग में, लेकिन ये टॉलुइन का ये जो कार्बन है उसके पास भी क्या है, हाइड्रोजन। तो अब यहां पर जब आप क्लोरीन देंगे तो जैसे आप प्रतिस्थापन क्रिया हुई थी यहां भी होगी, पर वहां कंफ्यूजन नहीं था क्योंकि रिंग में हाइड्रोजन नहीं थे। लेकिन यहां कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि रिंग में भी हाइड्रोजन है और इस कार्बन में भी हाइड्रोजन। तो अब यहां का जो क्लोरीन है वो किस हाइड्रोजन को हटाएगा, कंडीशन कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तब बात आती है कि अगर टेम्परेचर कम है तो वो रिंग के हाइड्रोजन को हटाएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रिंग के हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, वो फिर यहां के हाइड्रोजन को हटाएगा। बात समझ आई दो कंडीशंस की क्यों बनी, क्योंकि यहां हाइड्रोजन दो अलग अलग स्थानों पर है। अब क्लोरीन किस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर और उत्प्रेरक पे। उत्प्रेरक तो दोनों ही स्थिति में लगने वाले, तो वो अंतर पैदा नहीं करता, अंतर पैदा करता है टेम्परेचर। इसलिए देखो जब मैंने टॉलुइन से लिया है A31 और A32, मतलब ये तीसरे नंबर का पहला पॉइंट और तीसरे नंबर का दूसरा पॉइंट, 31 और 32, निम्न ताप प्लस उत्प्रेरक और उच्च ताप प्लस। अब आप समझ गए कि निम्न ताप पे कहां का हाइड्रोजन हटेगा, यानी ये उसका कौन सा नंबर कहलाएगा, ये A31 वाली कंडीशन। तो ये कहां से हटेगा, तो अब बनने क्या वाला है, यहां Cl आ गया और यहां क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, मोनोक्लोरो, एक बार क्लोरो है ना, मोनोक्लोरो टॉलुइन, क्योंकि टॉलुइन तो ये पूरा अब भी है, तो उसका नाम क्या हो गया बोले, इसका जो नाम हो जाएगा मोनो क्लोरो, बन गया ना मोनोक्लोरो टॉलुइन। लेकिन यहीं पर हम पॉइंट्स बात करें किसकी, A31 हो गया, A32, तो मैं क्या करूंगा, यहां का जो हाइड्रोजन है ना, इस क्लोरीन से मैं इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करूंगा, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आगे करते हैं इसको हम। यानी पॉइंट नंबर आपके पास आ गया A32। तो एक बार हम डायग्राम बना लें, ये अब प्लस यहां पे क्लोरीनीकरण पर हाइड्रोजन कहां का हटा, ये वाला हटा, तो बचा क्या देखें, C, ये Cl है, ये H है, ये H है, और बेंजीन रिंग को कोई इफेक्ट नहीं। तो अब क्या होगा, अब इतने भाग को आप बेंजिल कह सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है, तो कहेगा क्लोरो बेंजिल, मोनोक्लोरो बेंजिल, और उसको सटीकता देना है तो मोनोक्लोरो मैथिल बेंजीन, मोनोक्लोरो, एक बार क्लोरो तो मोनोक्लोरो, एक बार मैथिल था तो मोनो मैथिल या ओनली मैथिल बोल दो आप, और नीचे वाला क्या है, ये बेंजीन बना। तो आपके माइंड में बिल्कुल सटीकता के साथ सेट होना चाहिए कि यहां पर जब टेम्परेचर कम होगा तो बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बेंजीन रिंग का नहीं बल्कि CH3 का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा। और बड़े एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जो कंडीशनल हो, सीधा सीधा नहीं पूछता कभी। तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 3। फिर हम देखते हैं हमारा पॉइंट नंबर 4, लेकिन ये ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 4 क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, और कोष्टक में क्या लिख दिया मैंने, देखो A1, और कोष्टक में मैंने क्या लिख दिया है, A1 का मतलब समझे,
बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड से। अरे महारथियों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आज का पहला पॉइंट है, लैब मेथड है A1, इसलिए मैंने लिख दिया हूं A1, अब वो समझाने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन इसमें। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं फिनॉल, हुंसडीकर और रेशिंग। उसको क्यों रोको। अब हम देखते हैं हमारा जो पॉइंट नंबर A5 है, A5। अब A5 देखना है कि किससे बनाना चाहते हैं, फिनॉल से। अब फिनॉल से बनाना चाहते हैं तो फिनॉल क्या हुआ, ये हुआ आपके पास में फिनॉल। ठीक, हम ये बात पढ़ चुके हैं मोनोक्लोरो एल्केन में कि OH को अगर आप Cl में बदलना चाहते हैं तो क्या करते थे, याद है ना। इसमें आपके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, आप चाहें तो PCl5 कर दें, PCl3 कर दें, SOCl2, और आपके पास, हाँ, तो ये चेंज हो गया आपके पास किसमें, क्लोरोबेंजीन। तो चूंकि वह डेवलप हो चुका है, यहां ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी एक SOCl2 वाला मैं कर दे रहा हूं, ये OH सिंगल बॉन्ड, SOCl2 में O डबल बॉन्ड S, और ये Cl, और ये यहां पर ये क्या बना के निकालेगा, SO2, और ये जो H है वो इससे, तो क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग खाली हुआ और यहां आके कौन जुड़ चुका है, Cl, और यहां निकल चुका है SO2 और निकल चुका है HCl। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब चूंकि जो रिएक्शन ओल्ड होते जाएंगे वो ऐसे ही मैं टाइम कम लूंगा उस पर। अब आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर किस पे, हुंसडीकर पे। तो अब आप जाएं हुंसडीकर, जब हमने मोनो हेलो एल्केन के अंतर्गत स्पेशली ब्रोमाइड पढ़ा था, याद आया। यदि हुंसडीकर अभिक्रिया आपको वहां क्लियर है तो उसमें आपको इतना बस पता है, या हम कौन सा पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक, तो मैं एलिफेटिक के स्थान पे क्या यूज कर दूंगा, जैसे कि पॉइंट नंबर 6, और आप पढ़ रहे हैं हुंसडीकर, वहां याद करें RCOOAG होता था, लेकिन यहां R के स्थान पे C6H5, जो कि एरोमेटिक वाली बात है। C6H5 COOAG, इस पर क्रिया होती थी किसकी, Br2 की, और उपस्थिति होती थी CCl4, और यहां पर AgBr बनेगा, CO2 रिमूव हो जाएगा, C6H5, और ये जो Br बचा है ये Br प्लस CO2 रिमूव हुआ, प्लस क्या बना, AgBr। तो ये जो CO2 निकला है, और CO2 का निकलना कौन सी क्रिया थी, विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया थी। ठीक है, तो वो सारी बातें वहां हो चुकी थी, तो हम यहां समय कम लेंगे। जो आप लिखते थे वहां पे हुंसडीकर की थ्योरी ऑलरेडी आपको वही लिखनी है, लेकिन यह ध्यान रखना है वो एलिफेटिक में भी होता है और एरोमेटिक में भी होता है। यानी आप R लगा के भी कर सकते थे आप, और C6H5 लगा के भी कर पा रहे, वहां भी सेम क्रिया होती थी विकार्बोक्सिलीकरण, यहां भी क्रिया सेम, उपस्थितियां होंगी और सेम क्रिया कारक होंगे, या उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो हुंसडीकर वहां पढ़ चुके हैं, ऐसा मैं मान के चलूं। और अब आते हैं हम अपने पॉइंट नंबर किस पे, 7 में, जो आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट है। रैशिंग की विधि जो है ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, तो हम इसके बाद देखते हैं रैशिंग की विधि। पॉइंट नंबर A7 हम देख रहे हैं रैशिंग विधि। इस रैशिंग विधि में आपको बेंजीन लेके चलना है। क्या लेके चलना है, ये बेंजीन। अब बेंजीन है, इसका मतलब यह है कि सभी जगह हाइड्रोजन तो है, एक हाइड्रोजन को हटा के हमको क्लोरीन लाना है। तो बोलना सर वो तो हमने क्लोरीनीकरण की क्रिया शुरू में किए थे FeCl3 की उपस्थिति में, बीच में अंधेरे कमरे में, तब भी आ गया था, लेकिन नाम क्या दे दिया उसने,
अब रैशिंग विधि दिया मतलब कुछ अलग पॉइंट्स होगा इसमें, आएगा तो Cl ही, लेकिन कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, कुछ अलग तरीका यूज किया होगा, तभी उसने नाम दिया। इसको नेम्ड रिएक्शन कहते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर वास्तव में जो क्रिया है वो है ऑक्सीकरण की क्रिया। क्रिया कौन सी है? यानी आपको O2 देना है और उसका हाफ। जब O2 2 से 2 कैंसिल हो गए तो ऑक्सीजन एक बचा, उस एक ऑक्सीजन के लिए यहां का हाइड्रोजन तो बेदखल होने वाला है। तो ये दोनों को अगर अच्छे से सोचो तो H और क्या है यहां पे? एक O, यानी इसको एक और क्या मिल जाए? H, तो क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। और उसके साथ यहां क्या जरूरत है अपनी? Cl की। अरे वहां किसकी जरूरत पड़ेगी? HCl की। तर्क लगाओ, HCl। लो, काम ही हो गया आपका। ये हो गया बेंजीन रिंग, यहां पे कौन आके जुड़ गया? Cl प्लस क्या निकल चुका? ये हो गई रैशिंग की विधि। तो रैशिंग की विधि किससे होती है? बेंजीन से पर HCl की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर, ठीक, किसकी उपस्थिति में? लेकिन CuCl की उपस्थिति में, क्योंकि CuCl अच्छा निर्जलीय कारक है, तो ये जो पानी बनेगा उस पानी को अच्छे से वो ले लेगा, ये वजह है। और यहां बन चुका आपके पास क्लोरोबेंजीन। ये विधि है किसकी? रैशिंग की विधि है। क्लियर है? ये हुए इसके केमिकल रिएक्शन, सॉरी मेकिंग प्रिपरेशन। और हमारा अगला लेक्चर होगा कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, वो सेपरेट एक लेक्चर होगा, वो देखेंगे आगे।